गायनोकोलॉजी का सिलेबस बदल गया है। नया पैटर्न, नए टॉपिक और नई स्ट्रेटजी के बिना पास होना बहुत मुश्किल है। फुल गाइडेंस चाहिए तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, सिलेबस क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और साथ में यस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्जामिनेशन से। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्ज़ाम होगा इन द टर्म 1 एंड द टर्म 2। लेकिन रिमेंबर हियर कि हम यहाँ पर गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स दोनों को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। इसीलिए जब आप गायनेकोलॉजी का पेपर देख रहे हो तो आपने देखना है गायनेक एंड ऑब्स पेपर नंबर 1, ठीक है। और जब आप ऑब्स्ट्रक्टिव्स के बारे में देखोगे देन यू विल रिमेंबर कि गायनेक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव्स पेपर नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। वैसे तो सेम चीज़ है कि जो टर्म 1 है उसके अंदर आपको PA1 का एग्ज़ाम होगा एट द एंड ऑफ 3 मंथ, जिसके अंदर कि आपको 20 मार्क्स के वाइवा रहेंगे। TT1 की एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ 6 मंथ होगी जिसके अंदर 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल और वाइवा रहेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है टर्म 2 और वी कैन से द फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। उसके पहले आपको PA2 का एग्जामिनेशन देना है एट द एंड ऑफ द 9 मंथ, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से 3-3 मंथ के ड्यूरेशन के ऊपर रहेंगी, ठीक है। अगेन इसके अंदर आपको 20 मार्क्स के वाइवा देने हैं। क्यों ये तीनों ज़रूरी है, PA1, TT1 और PA2? बिकॉज कि ये सब मिलाकर आपके इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर देखोगे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स गिने जाएंगे, ठीक है। देन लास्टली आपका आता है FUE फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 12 मंथ, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही पेपर का डेटा दिया है, ठीक है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको ऑब्स और गायनिक दोनों का साथ में सिलेबस मिलेगा। इसीलिए वहाँ पर आपको हर एक मार्क्स जो हैं वो डबल करके दिखेंगे। मतलब यहाँ पर थियोरी के मार्क्स आपको 100 दिख रहे हैं, वहाँ पर 200 दिखेंगे बिकॉज वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव्स का पेपर भी मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है 100 मार्क्स की थ्योरी और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस वाइवा प्लस इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, खास करके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज कि इसके अंदर पास होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज कि ऑब्स एंड गायनेक पेपर 1 दैट मीन्स द गायनेकोलॉजी का पेपर, ओके। दूसरी चीज़ है यहाँ पर थ्योरी के 100 मार्क्स हैं। अब इस थ्योरी के 100 मार्क्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है, आपको थ्योरी के 100 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहली चीज़ है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर BHMS के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, वही चीज़। टेंशन मत लो, आगे मैं आपको उसके भी टॉपिक्स बताऊंगी। अगर आपके यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाया है, अगर आपको नहीं पता है, आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, मैं आगे आपको उसके पॉइंट बताऊंगी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है फुल सिलेबस आपका रहेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। साथ में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत यूनिक चीज़ ऐड होती है आप लोगों के लिए, जो कि है थेरापेटिक्स, ठीक है। तो थेरापेटिक्स क्या है, दैट मीन्स कि पहले भी मैंने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था थर्ड BHMS के लिए तब भी मैंने बताया था। थेरापेटिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी डिजीज़ है उसके लिए मटीरिया मेडिका में कौन कौन सी मेडिसिन रहेंगी और उनके सिम्टम्स क्या रहेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थेरापेटिक्स। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे और समझ में आता जाएगा। देन उसके बाद आते हैं, ये सारी चीज़ हो गई ओनली फॉर द 100 मार्क्स विच इज़ थ्योरी पार्ट, जिसके अंदर से आपको 50 मार्क्स लाना इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम देखेंगे विच इज़ प्रैक्टिकल और क्लिनिकल, राइट। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल और क्लिनिकल की बात के अंदर वी हैव ओके, सो वी हैव द क्लिनिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। क्लिनिकल परफॉर्मेंस के अंदर आपका आता है कि आपके रोटेशन लगना अभी से शुरू हो जाएंगे। मतलब कि आपको वार्ड ड्यूटी दी जाएगी, आपको वहाँ पर जाकर पढ़ना है, इधर 1 आवर या फिर तो 2 आवर के लिए आपको क्लिनिकल पोस्टिंग रहेंगी।
उसके आपको 7.5। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको जो ऑफिशियल PDF है उसके अंदर कहीं पर भी 7.5 2.5 इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज कि वहाँ पर ऑप्शन गायनिक दोनों के साथ में लिखे गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आधी करके दिखाई हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 7.5 है। देन डायग्नोसिस एंड DD। अब यहाँ पर डायग्नोसिस क्या होता है सबको पता होगा। DD दैट मीन्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, कि भाई एक डिजीज़ है तो उसके सिम्टम्स वही दूसरी कौन सी डिजीज़ से मिल रहे हैं, या फिर तो आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया सो एंड सो सिम्टम्स लेकर, तो उसका दूसरा डिजीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, विच इज़ DD, ठीक है। तो वो आपको करना आना चाहिए। जब आपके वाइवा में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि आपका जो भी केस है उसका DD क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको बुक के अंदर मिल जाएगा ये चीज़। देन यहाँ पर आपके मार्क हैं 2.5। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशंस। गायनिकोलॉजी के अंदर कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कि लाइक आपको पता होनी चाहिए, इधर इट इज़ अ पेट स्कैन और दी HSG, ठीक है, बहुत सारी ऐसी होती है। USG के अंदर भी क्या क्या आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ फॉर द 1 मार्क्स, और ये सारा आपका क्लिनिकल परफॉर्मेंस के अंदर ही आएगा। दूसरी चीज़ है, अब इतना जो है ना, ये सारी चीज़ें 3 हमने देखी, वो आपका एलाइड पॉइंट था। अब आपका आता है होम्योपैथिक। दैट मीन्स कि जो हमारा गायनिक है उसके रिलेशन में होम्योपैथी के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है कि जो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट मीन्स कि टोटालिटी है, ठीक है, कोई भी सो एंड सो केस है उसकी टोटालिटी है, रेमेडी आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, पोटेंसी सिलेक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको डमी पेशेंट दिखाए जाएंगे या फिर तो रियल केसेस दिखाए जाएंगे, उसके ऊपर से आपका एनालिसिस होगा। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करती हैं, बट इसके मार्क्स हैं 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका आइडेंटिफिकेशन। दिस वन पर्टिकुलर थिंग वॉज लाइक थोड़ा सा अलग चीज़ है ये। लाइक आपको ऑफकोर्स FMT के अंदर आपने दिया होगा इसका एग्ज़ाम, वाइवा में मोस्ट ऑफली ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको अलग से इसका रोटेशन होगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्रो की जो स्लाइड्स थी उसके अंदर आपको दिखाया जाता था, 1 मिनट दी जाती थी, उसके बारे में आपको लिखना होता था। सेम वे आपको यहाँ पर भी क्या है कि गायनेकोलॉजी के रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे आपके यूनिवर्सिटी रखेगी, लाइक 7 to 10 रखती हैं, और उसके आपने वो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका जो यूज़ है वो लिखना है, वो कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो वो सो एंड सो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिफ़र करता है कि उनको कितने इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, बट यहाँ पर इंक्लूड होगा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉडल्स हैं जो कि आपने खुद ने बनाए हुए होंगे या फिर तो आपके सीनियर्स ने बनाए हुए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्पेसिमेन, ठीक है, तो स्पेसिमेन के अंदर भी सो एंड सो स्पेसिमेन, खास करके अब यहाँ पर जो है कि आपको ऑफ कोर्स फिजियोलॉजी आप नहीं पढ़ रहे हो तो सारा यहाँ पर आपको डिजीज़ के रिलेटेड स्पेसिमेन रखे जाएंगे, राइट। तो आपको 15 मार्क्स वहाँ पर रहेंगे। देन जनरल वर्क जो आप पूरा साल करोगे, जिसके अंदर आपको 10 गायनिक के केसेस लिखने हैं और 10 ऑप्स के केसेस लिखने हैं, तो यहाँ पर वो 20 मार्क आपके मैंने हाफ नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि भाई 10 मार्क्स आपके गायनिक के केसेस के हैं और 10 मार्क्स ऑप्स के केसेस के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जनरल वर्क है उसका टोटल 20 है, और यही 20 आपके ऑब्स के जो मार्क्स होंगे उसके अंदर भी एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है लॉग बुक और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो लॉग बुक जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग करोगे वहाँ पर आपने हर रोज़ लिखना रहता है कि आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या किया। दूसरी चीज़ है प्रोजेक्ट, आपको सो एंड सो जो आपके फैकल्टी होंगे वो देंगे, वो आपने करने हैं, और उसके बेसिस के ऊपर कि आपने प्रोजेक्ट कैसा बनाया है उसके बेसिस के ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं इंडिविजुअली। देन दूसरी चीज़ है वाइवा वॉश। तो वाइवा वॉश के अंदर भी आपको लाइक केस के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, जो हम केस लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ द थिंग कि केस के ऊपर से हमें क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको छोटे बहुत जो थियोरी के क्वेश्चंस रहते हैं उनके ऊपर से होते हैं, और आपका जो पेपर होता है जो आपने फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में दिया है उसी के अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एंड फाइनल यहाँ पर मैंने आपको ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है कि भाई जो हमारा गायनेकोलॉजी प्लस थेरापेटिक्स, ठीक है, तो पूरा जो गायनेक का पेपर नंबर 1 होगा उसके अंदर आपको किस किस तरीके से और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो LAQ है विच मीन्स द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, उसके आपको 50 टोटल 50 मार्क्स दिए गए हैं फ्रॉम दी 100, ठीक है। दूसरी चीज़ है SAQ विच इज़ शॉर्ट आंसर
क्वेश्चन जिसके 5 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, तो वो आपका हो गया 40। देन लास्टली MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि हो जाते हैं आपके टोटल 10 मार्क्स, ठीक है। और MCQ का एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है। आगे बढ़ते हैं, देयर इज़ अ सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस मैंने टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का जो है वो अलग अलग करके आपको दिखाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तुम देखोगे विच इज़ लाइक इंट्रोडक्शन टू द गायनेकोलॉजी, थेरापेटिक्स एंड द रिपोर्टरी सोर्सेज ऑफ बुक्स पर्टिकुलरली फॉर द गायनेकोलॉजी, एनाटमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लिनिकल पॉइंट्स एंड एपिडेमोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर के जितने पॉइंट्स मैंने पढ़े हुए हैं वो सब आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड BHMS जो कि आपको पढ़ाया गया है आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू, राइट। तो ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ठीक है। इनके ऊपर लाइक 1 या 2 लेक्चर्स हो रखे होते हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको ऑफकोर्स बुक के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद आगे के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे आपको अभी थर्ड ईयर के अंदर पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट करूँ है यूरिनरी प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। तो अब यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो आपको डीप में बताई गई हैं। जब आप दत्ता या फिर तो कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करते हो ना तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन हमें एट दिस पॉइंट जब एग्ज़ाम पास करनी है एट दिस पॉइंट हमें इतना ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको वो भी ब्रेक डाउन करके दिया गया है, लाइक यूरिन इनकंटिनेंस है, यूरिन रिटेंशन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, डायसूरिया एंड यूरेथ्रल कार्बंकल, ठीक है। तो इतने ये जो पॉइंट है वो आपके आ जाएंगे इन द यूरिनरी प्रॉब्लम, राइट। और ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स हैं। देन उसके बाद है कि इन्फेक्शंस हैं इन द जेनाइटल ऑर्गन्स, और फिर इंजरीज़ हैं, ठीक है। वो ये सारा मैंने आगे भी लिखा हुआ है कि ये क्या आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मिलेगा, फुल क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं आगे, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है लाइक यहाँ से यूरिनरी प्रॉब्लम से लेकर जितने भी पॉइंट है दे आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे आ जाते हैं टर्म 1 के अंदर और एक चीज़ है विच इज़ डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। देन फाइनल आपका आ जाता है टर्म 2 और वी कैन से द फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जिसके अंदर फर्दर जो भी पॉइंट रह जाते हैं वो सारे आ जाते हैं। लेकिन रिमेंबर हियर कि जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके अंदर मैंने सिर्फ इतने पॉइंट लिखे हुए हैं। दैट डजेंट मीन कि आपको जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके अंदर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, इतने ही पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा। आपको आगे के भी पॉइंट पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ब्रेक डाउन इसलिए किया है बिकॉज कि आपको सबसे पहले देनी है फर्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको देनी है टर्म 1, तो आप ज़्यादा इन पॉइंट के ऊपर फोकस करो अभी, ठीक है। अभी आपको इन पॉइंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 6 मंथ के बाद भी कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, राइट। तो भाई आपका ऑफकोर्स आप कब से इसका वेट कर रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट और होम्योपैथी रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पर है ना कि इंट्रोडक्शन है, थेरापिटी है और रिपर्टरी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेजॉरिटी MCQ और वावा में ही पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको SAQ के अंदर पूछे जाएंगे बट इन फर्स्ट टर्म ही, बिकॉज कि जब आपका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आएगा तब तक के लिए तो बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स होंगे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, ठीक है। लाइक इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनॉन के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्गेनॉन का जो ये लाइक एक्साइटिंग कॉज क्या है, मेंटेनिंग कॉज क्या है, तो आप अपने आप ही समझते जाओगे कि कोई भी सो एंड सो डिजीज़ है उसके अंदर एक्साइटिंग कॉज क्या होगा। एक प्रो टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, लाइक जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या फिर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं दे आर मेजॉरिटी लाइक एक्साइटिंग कॉज, राइट। दूसरी चीज़ है मेंटेनिंग कॉज, तो जो हमारा लाइक पेशेंट की जो हैबिट्स हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर की पेशेंट की हैबिट्स आती हैं, हाइजीन आता है, विच मीन्स इट इज़ द मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। दूसरी चीज़ है माइस्मेटिक बैकग्राउंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पेपर हम लिखेंगे ना तो उसके अंदर आपको एक वे होता है पेपर लिखने का, लास्ट में आपको थेरापेटिक्स लिखने होते हैं, जैसे ट्रीटमेंट लिखना है, ठीक है। तो अब उस ट्रीटमेंट के अंदर आपने जो हमारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो तो लिखोगे, साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ऐड हुई है विच इज़ माइस्मेटिक बैकग्राउंड,
तो माइज़मेटिक बैकग्राउंड अगर लिखते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस इतना ध्यान रखो, सोरा है दैट मीन्स कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस है। जितने भी हमारे मेंस्ट्रुअल डिजीज़ेज़ हैं कि भाई मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं, दे ऑल थिंग अंडर द सोरा। दूसरी चीज़ है जैसे फाइब्रॉइड है, जैसे कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है, ठीक है? फाइब्रॉइड है, कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, ठीक है? तो वो सारा क्या हो जाता है? साइकोसिस हो जाता है। कहीं पर डिस्ट्रक्शन है, अल्सर है, फिस्टुला फॉर्मेशन है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? सिफिलिस के अंदर आ जाती हैं। बस आपको इतना ही लिखना है और जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से आप थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट के अंदर समझा भी सकते हो कि क्यों तुमने इसे ये माइज़म दिया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं इन्फेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर सारे इन्फेक्शंस हैं, ठीक है? जैसे वुल्मा में है तो वुल्वुलाइटिस बोल दिया हमने उसको। सारी चीज़ें एसएक्यू के अंदर ही हैं। तुम यहाँ पर देख सकते हो जो-जो क्वेश्चंस पॉइंट्स हैं वो सारे मतलब मेजॉरिटी आपको लिखने ही मतलब कहीं न कहीं पूछे जाएँगे। या तो टर्म 1 में पूछे जाएँगे या फिर तो टर्म 2 के अंदर पूछे जाएँगे, ठीक है? बहुत ईज़ी भी हैं ये सारी चीज़ें, राइट? उसके अलावा जैसे अल्सरेटिव लीशंस हैं, राइट? तो अब ये जो तुम यहाँ पर देखोगे माइज़मेटिक बैकग्राउंड में के अंदर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो जो इन्फेक्शंस हैं दे ऑल आर मेजॉरिटी सोरा। दूसरे अल्सर्स हैं तो भई वो हो जाएँगे आपके क्या जैसे ये वुल्वुलर अल्सर है तो यहाँ पर बिल्कुल अल्सर बनता है दैट मीन्स इट इज़ सिफिलिस। लेकिन यहाँ पर बार्थोलिन्स एब्सिस है तो यहाँ पे क्या है एक ओवर ग्रोथ हो रहा है। देन यू कैन से दैट कि भई ये साइकोसिस या फिर तो साइकोसिफिलिस हो सकता है, ठीक है? दूसरा हमारे पास आ जाता है जो इंजरी, ठीक है? सबका जो एसएक्यू है या फिर तो एलएक्यू है वो सब मैंने उनके आगे लिखा हुआ है। तो इंजरीज़ के बारे में बात करेंगे। पेरिनियल टियर वाज़ वे मोर इम्पोर्टेंट। हमारे टाइम पर भी पेरिनियल टियर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था फॉर द एसएक्यू। इंस्ट्रूमेंटल इंजरीज़ जो हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट समझने में भी काम में आएँगी और उनके बारे में सिर्फ़ एमसीक्यूज़ ही आते हैं। दूसरी चीज़ है डिसऑर्डर्स इन द ट्रैक मतलब कि जो हमारा फीमेल जेनिटल ट्रैक है उसके अंदर के डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो उसके अंदर आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं, एसएक्यू भी आ सकते हैं। दीज ऑल आर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? चाहे वो ल्यूकोरिया हो वो हमें तो फुल क्वेश्चन में पूछा जाता था लेकिन आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। प्यूरोराइटिस वुल्वा है, पेल्विक पेन, लो बैक पेन है, वजाइनिस्मस, ये सारे एसएक्यू के पॉइंट्स हैं। देन यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारे एसएक्यू ही हैं, ठीक है? इनके अंदर से ना एमसीक्यू आएगा ना ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। तो भाई इसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस है, कॉजेज है रिटेंशन के, यूटीआई है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंस है यूटीआई का बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन। देन डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है विच इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने जिन जिन लोगों ने मेरा जो कोर्स परचेज़ किया है उनको पता होगा कि हमने जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में बहुत डीप में पढ़ा है, ठीक है? ये आप चाहे 4th ईयर में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ लो या फिर तो गायनेक में पढ़ लो, ऑब्स में पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, सेम चीज़ सेम फंडा आपको मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है? तो अगर आपने वो वाले उस टाइम पर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो अभी आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जिसको कि हम एसटीडी भी कहते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं व्हाट इज़ एसटीडी? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ उसके अंदर कुछ ही डिजीज़ेज़ आती हैं, मेजॉरिटी जो कि हाईलाइट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट वाज़ दी एचआईवी, हर ईयर में पूछा जाता है लाइक पैथोलॉजी के अंदर भी हमने पढ़ा है, सिफिलिस भी हमने पैथोलॉजी में पढ़ा है, गोनोरिया भी हमने पढ़ा है, ठीक है? तो यही 3 मेजॉरिटी जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 डिजीज़ेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन अगर रेयरली अगर बहुत हार्ड पेपर निकालना है तभी क्लेमाइडियल इन्फेक्शन पूछा जाता है। सारी चीज़ें एसएक्यू में ही पूछी जाएँगी, ठीक है? दूसरी चीज़ है एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। तो अब ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? हमने जैसे पैथोलॉजी के अंदर ट्यूमर वगैरह पढ़ा था, दैट मीन्स ये दोनों ट्यूमर ही हैं, राइट? तो ये आपका माइज़मेटिक बैकग्राउंड साइकोसिस ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ना जो एंडोमेट्रियोसिस है वो नाउअडेज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है तो उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है विच इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट, राइट? एडिनोमायोसिस को कोई इतना ज़्यादा पूछता नहीं है तो होपफुली आपको भी इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको करनी ही करनी है इस चैप्टर में से वो है आपका एंडोमेट्रियोसिस। अब उसके अंदर भी क्या-क्या लिखना है, ठीक है? वे ऑफ पैटर्न,
कि भाई एक पैटर्न क्या होनी चाहिए लिखने की, राइट। तो उसके अंदर आपका आ जाएगा डेफिनेशन एंड द साइट्स एंड पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, एंड डी लास्टली। एंड ऑफ कोर्स फिर बाद में आप उसका मैनेजमेंट लिखोगे और आप उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट भी लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी, वो आपका फुल क्वेश्चन बन जाता है, ये आपका पहला फुल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने आगे देखी उसके अंदर कहीं पर भी फुल क्वेश्चन नहीं आया है, ये आपका पहला फुल क्वेश्चन है। देन उसके बाद एक चॉकलेट सिस्ट अभी नाउअडेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देयर इज़ अ मेजॉरिटी चांसेस कि आपको चॉकलेट सिस्ट के बारे में या तो वाइवा में क्वेश्चन आए या फिर तो पेपर में ही भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बिकॉज पीसीओडी की वजह से आजकल चॉकलेट सिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको डेफिनेशन और इटियोपैथोजेनेसिस तो आना ही आना है। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर तो डिफरेंस बिटवीन एंडोमायोसिस एंड फाइब्रॉइड यूट्रस या फिर तो यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस पूछा जाता है विच इज़ फ्रॉम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अब अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो भाई एक बहुत छोटी सी फिल्म लाइन है कि भाई इनफर्टिलिटी क्या है और स्टेरिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था हमें भी वाइवा के अंदर कि भाई इनफर्टिलिटी क्या है, स्टेरिलिटी क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये ओरली आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टेरिलिटी भी मैंने अलग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये जो है डेफिनेशन, टाइप, कॉजेज, मेल और फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेल और फीमेल की इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है। ये अगेन आपका दूसरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, पहला था एंडोमेट्रियोसिस। देन उसके बाद एक दूसरा है सेफ पीरियड, वो आपका आ जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एंड पोस्ट कोइटल टेस्ट क्या होते हैं वो भी। उसके अलावा ये जो इन्वेस्टिगेशन है इनफर्टिलिटी की, इसके अंदर सीमेन एनालिसिस है। उसके अलावा कुछ जो हार्मोन्स हैं जो कि हम देखते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है, वो सारी इन्वेस्टिगेशंस भी इम्पोर्टेंस रखती है। वो आपको अलग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है, इसीलिए मैंने अलग से सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई है। लेकिन मैंने जो कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लाइक यहाँ से जो है वो आपके जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्शन आपको फुल आंसर क्वेश्चन में पूछा जाए, या फिर तो इसे उसको तोड़ तोड़ करके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। जैसे कॉपर्टी है, बेरियर मेथड है, जो नेचुरल मेथड्स हैं, ठीक है, IUCDs हैं, ये सारे कॉन्ट्रासेप्शंस ही हैं, राइट। तो भाई वो आपको सारे मिलकर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाते हैं, और अगर तोड़ कर पूछोगे तो सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं जिनाइटल नॉन मेलिग्नेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नॉन मेलिग्नेंसी नहीं है, बट स्टिल देर इज़ ओवर ग्रोथ, राइट। तो भाई इसके अंदर भी मतलब जितने भी पार्ट हैं उन सबके अंदर मेलिग्नेंसी, नॉन मेलिग्नेंसी होती है। तो सबका तो आपको इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन जो एक सर्विक्स है और एक आपका ओवरी है, उसके लिए ज़्यादातर ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। वो चीज़ जो जो इम्पोर्टेंस है मैंने लिखा हुआ है, लाइक सर्वाइकल सिस्ट है, ठीक है, तो उसके सिर्फ टाइप्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। देन सर्वाइकल इरोजन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन सिस्ट, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन है, कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, CF दैट मीन्स क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। देन बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर और DD लिखना है, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड, अब ये सब के अंदर ना मैंने मैनेजमेंट और थेरापेटिक्स नहीं लिखा है अलग से, लेकिन आपको याद रखना है कि इन सब के अंदर आपने थेरापेटिक्स और मैनेजमेंट दोनों लिखनी है, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रॉइड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हमें तो हर बार पूछा जाता था। और यूट्राइन पॉलिप, ठीक है, ये भी मतलब नाउ डेज थोड़ा सा ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो होपफुली आपको पूछा जाए, ठीक है। तब लेकिन ये आपको शॉर्ट नोट में ही पूछा जाएगा। देन आपका आ जाता है जेनाइटल मेलिग्नेंसी, ये सारे थे नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, और ये है मेलिग्नेंसी दैट मीन्स कैंसर। सर्वाइकल कैंसर अभी जो करंटली उसका वैक्सीन वगैरह चला था, उसके लिए ये चीज़ पॉपुलर हो गई है, तो मे भी आपको पूछी जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या लिखना है वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेना, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। उसके अलावा जो हमारा ओवेरियन कैंसर है उसके खास करके क्लिनिकल फीचर और उसका जो स्टेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इधर अगर आप कोई भी कैंसर ले लो, ठीक है, तो उसका स्टेजिंग लिखना वॉज बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो वो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, ये लिखने में भी बहुत मज़ा आता है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका लाइक DNT है, DNE है, ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, विच मीन्स डायलिटेशन और कटरी, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही पूछी जाती हैं। HSG है, हिस्टेरेक्टोमी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर विच इज़ रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कीमोथेरापी एक तो जो कि आपको हर एक कैंसर के साथ भी लिखनी है, तो वो आपको पूछी जा सकती है, लाइक इंडिकेशंस कि भाई कहाँ पर कौन से कैंसर के अंदर कौन सी कीमोथेरापी हम देते हैं, विच इज़ SAQ। एंड लास्टली ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। तो ट्यूमर मार्कर्स ऑफकोर्स जब भी आप ट्यूमर पढ़ोगे तो उसके अंदर ट्यूमर मार्कर्स तो आएंगे ही आएंगे, तो आपका अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ओके, सो नाउ द लास्ट थिंग विच इज़ बुक्स। ओके, तो अब यहाँ पर बुक्स जो हैं वो जो आपको NCH के थ्रू ही दिए गए हैं, लास्ट में आप देखोगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी बुक्स दी गई हैं, ठीक है। तो उनमें से जो मैंने पढ़ी हैं या फिर तो मुझे जिनके बारे में पता है वो मैंने लिखी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफकोर्स DC दत्ता, ठीक है। तो दत्ता की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जितने भी टॉपिक्स आपने आगे देखे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, इसीलिए हम मेजॉरिटी DC दत्ता ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा 5 टीचर्स वॉज ऑल्सो गुड, ठीक है। उसके अंदर भी इजी लैंग्वेज है और ऐसा अच्छे से सारी चीज़ें दी गई हैं, थोड़े बहुत डायग्राम्स भी हैं। उसके अलावा हैंड बुक ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑन ऑप्शन गायनिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा थेरापेटिक्स के अंदर चला जाता है, बट स्टिल उसके अंदर थोड़ा बहुत जो क्लिनिकल पार्ट है वो भी दिया गया है। तो ये था आपका कि आप एलाइड पार्ट कहाँ से पढ़ोगे। दूसरी चीज़ आ जाती है थेरापेटिक्स। अब थेरापेटिक्स के लिए ना अलग से बुक्स लेनी पड़ती हैं, ऐसा सबको लगता है, लेकिन मैंने भी ली थी ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा उसके अंदर से कुछ बेनिफिट्स मिला नहीं, बिकॉज़ कि जो भी सारी बुक्स हैं ना उनके अंदर सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, लाइक आपको अलग से उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको कहूँगी कि जो थेरापेटिक्स है वो आप इधर विलियम बोरिक के अंदर से देख लो, ठीक है, उसके अंदर से अपनी नोट्स बना लो, मैंने भी उसी के अंदर से बनाई हुई हैं। उसके अलावा जैसे आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन से मेडिसिन आएगी कौन से डिज़ीज़ के लिए, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो कि मैंने यूज़ करी थी फॉर सर्जरी एंड ऑल्सो गायनेकोलॉजी एंड ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टिव्स, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के लिए। इधर मेरा जब POM आया तब उसके अंदर भी मैंने यही सेम बुक यूज़ की थी जो कि है सैम्यूल लिलिएंथल, ठीक है। लिलिएंथल वॉज बेस्ट वन, ठीक है। उसके अंदर से थेरापेटिक्स देखना बहुत बहुत मतलब कि ईजी हो जाता है, बहुत सारे आपको मेडिसिन दी हुई हैं, ठीक है, कुछ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन कुछ के बारे में दिए हुए हैं, फिर बाद में आपको उसके लिए अलग से नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। ओके, दूसरा मुझे ये पता चला था अभी मुझे पता चला है जेम्स की, जो डॉक्टर JD पाटिल की बुक है, तो वो मैंने कुछ गूगल के ऊपर से जाकर देखा है, वो भी अच्छी है। उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई है उसके अंदर, जैसे कि कोई डिज़ीज़ है तो उसका डेफिनेशन, उसका क्लिनिकल फीचर, सारी चीज़ें, फिर लास्ट में उसका थेरापेटिक्स भी दिए हुए हैं, लेकिन सारे पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। जितनी भी डिजीज़ हैं हमने आगे देखी वो सारी उसके अंदर भी नहीं मिलती हैं। सैम्यूल लिलिएंथल के अंदर सब कुछ मिल जाता है। देन आई डोंट नो कि सबने जो ये कुलकर्णी वाली बुक है उसको बहुत ज़्यादा हाइप दे रखा है, लेकिन मैंने भी परचेज़ करी थी, लेकिन लाइक उसका कुछ काम मुझे आया ही नहीं, ठीक है। वो बुक मुझे किसी काम ही नहीं आई। तो मैं आपको भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी कि भई आप कुलकर्णी लो, लेकिन मैं आपको लाइक एक चीज़ बता सकती हूँ, एक तो विलियम बोरिक के अंदर से लिखो, दूसरी चीज़ लिलिएंथल आप ले सकते हो, या फिर तो अपने जो लाइब्रेरी है वहाँ पर मेजॉरिटी लाइब्रेरी में होती है। दूसरी चीज़ जेम्स वाली अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो आप उसकी PDF वगैरह देख सकते हो। लाइक परचेज़ करने की इतनी ज़्यादा भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज़ कि आपको सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने ही थोड़ा-सा अपना ही काम करके, अपना ही जो वर्क डालकर एक नोट्स बना लो अलग से, तो वो आपको भी याद रहेगा कि भई कौन-सा सिम्पटम, कौन-सी डिज़ीज़ क्या है, ठीक है। तो ये था बुक्स के बारे में। ओके, सो दूसरी बुक्स अगर आपको यहाँ पर बुक्स लेनी है, ठीक है, तो DC दत्ता ही लेना, ठीक है, बिकॉज़ सब लोग वहाँ से ही पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर लेनी है ना तो 5 टीचर्स मतलब देख सकते हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर से रेफ़रेंस ले सकते हो, ठीक है।
सो यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। होपफुली आपको कुछ नया, कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली होंगी। सो कैसा लगा आपको? और अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? दूसरी एक चीज़ है कि बीच में मैंने जो थर्ड बीएचएमएस के लिए वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि रिपोर्टरी, ठीक है? उसको मैंने मेंशन ही नहीं किया था, लेकिन उसके बाद कुछ जो लोग हैं उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि भई रिपोर्टरी भी सब्जेक्ट है और उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो ये एक और सब्जेक्ट आपका ऐड होता है कि भई रिपोर्टरी का भी आपका एग्ज़ाम होगा, उसको मैंने वेरीफ़ाई किया है और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड येस, मुझे बता दो कि भई नेक्स्ट हम कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करें, ठीक है? कि भाई हम कौन-सा सब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से वीडियो बनाएँ, सारी चीज़ आपको मिलेंगी इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड मुझे सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।